गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे अभी चल रही है वीडियो। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। तो बेटे हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो बेटे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाना है वेक्टर्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि वेक्टर एक ऐसा बच्चे क्वांटिटी है, ठीक है, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद में बेटा मैग्नीट्यूड भी है और में डायरेक्शन भी है। ठीक है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है बच्चे? दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके पास में डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी हो। और एक होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, एक होता है आपके पास में स्केलर जिनके पास में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑनली। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑनली, दे हैव नो डायरेक्शन। जैसे कि मास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी बेटा जिनमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बेटा ये सारा मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी से रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा हुआ है तो उनको मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और इसके बाद ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक मैंने इसकी वीडियोस आपको ग्रुप में शेयर करी हुई है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो बेटा फिर से उसको देख लेना, या जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, बिकॉज मैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ को यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वेक्टर की बेसिक चीज़ें, ठीक है, वेक्टर क्या होता है, कितने तरह का हो सकता है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, वो सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरह से, एक एरो होगा। जैसे ये मैंने एक एरो बनाया, इस एरो में इसे हम बोलते हैं टेल और इसे हम बोलते हैं हेड। तो किसी वेक्टर के पास में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड एंड टेल। अब ये जो हेड है ना, हेड का मतलब ये होगा कि डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन पॉइंटर। हेड को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन पॉइंटर। जो भी डायरेक्शन को क्या करे? पॉइंट करे, उसे हम डायरेक्शन पॉइंटर कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? डायरेक्शन पॉइंटर कह दिया करेंगे। ओके, अच्छा दूसरी बात, तो ये बेटा हमारा डायरेक्शन पॉइंटर हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन पॉइंटर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लो मैंने वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करना है, तो मान लो ये बन रहा है यहाँ पे और ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है। तो बोलता हूँ इसकी स्पीड कितनी है? तो बेटा इसकी जो स्पीड होगी बंदे की वो कितनी है? सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, बट इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है, इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है, यानी कि वेलोसिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन भी सर्कुलर ऐड होगी। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूंगा v और इसके ऊपर बनाऊंगा वेक्टर। ऐसे v के ऊपर वेक्टर लगा दिए, एरो लगाना मतलब वेक्टर लगाना। तो बेटा v के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया और इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डायरेक्शन भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। तो वेलोसिटी जो हो गया बच्चे वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इज डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया बच्चों डायरेक्शन। तो ये वेक्टर को लिखने का एक तरीका बताया मैंने आपको, दिस इज डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये स्पेसिफिक बात बताई मैंने। अब यार ध्यान रखना कि जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर
एनी वेक्टर ए, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको। बेटा हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए वेक्टर ले लिया मैंने, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, तो ए लिखा मैंने, ए के ऊपर एरो बना दिया, ए के ऊपर एरो बना दिया। बी वेक्टर बोलता हूँ तो बी वेक्टर ऐसे लिखेंगे, सी वेक्टर बोलता हूँ तो ऐसे लिखेंगे, मतलब लिखने का तरीका ये होगा। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बेटा, ये वेक्टर बनाना आपने और इसकी दो पैरेलल लाइंस लगा देनी आगे पीछे, मतलब ये फ्रंट वाली है या बैक वाली। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसको सिंपली आप बोलोगे मोड ऑफ ए, मैथ्स में इसके मोड ऑफ ए बोल देते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, व्हिच इज सिंपली इक्वल टू ए, सिंपली इक्वल टू ए, यानी ए वेक्टर इसका मोड जो होगा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मतलब कि जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मोड लेते हैं तो बेटा उसको हमने ऐसे लिखना होता है, यानी ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए, सिंपली ए वेक्टर का मोड इज सिंपली इक्वल टू ए, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू राइट दी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, और ये हमारी क्या होगी बेटा, दिस इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, यानी जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी बन जाया करेगी, ठीक है, हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी बन जाया करेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि वेक्टर की टाइप क्या है। बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग के आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, आप बड़े आराम से इसको बार बार रिपीट करके देखते रहना, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी इस पार्ट को कवर करूँ, सो दैट वी कैन स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल पैरेललोग्राम का करवा ही चुका मैं आपको, अगर उसकी वीडियो आपको फिर से चाहिए होगी तो मुझे बता देना, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, आई विल सेंड इट टू यू अगेन, या ओके। चलिए अगली बात करते हैं बेटा कि वेक्टर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की टाइप्स क्या होती है बेटा। सबसे पहले नंबर पे आता है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। बेटा वेक्टर्स को इक्वल कब कहते हैं, व्हेन द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। तो बेटा इक्वल वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है बी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। बेटा जो ये है ना लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ जो होती है इट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो एरो की लंबाई होती है, जो एरो की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है। यहाँ पे देखो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ सेम है, तो मैं इसको ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, बराबर है, ठीक है, डायरेक्शन में भी बराबर है, दोनों सामने की तरफ देख रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, एंड दे हैव सेम लेंथ यानी सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। दूसरा आता है बेटा इक्वल अनइक्वल वेक्टर, अन या इसको लिखते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बेटा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर whose magnitude is same but direction is opposite to given vector, ठीक है, given vector। यानी हमारा मतलब ये है, मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, मान लो ये क्या है, ये वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर की डायरेक्शन सामने की तरफ है, ठीक है, ईस्ट में ये डायरेक्शन, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वेस्ट में है, ये डायरेक्शन इसकी वेस्ट में बी वेक्टर है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो लंबाई है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो लंबाई है वो सेम है, the length of a vector and b vector same but directions are opposite। तो बेटा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, तो वेक्टर का नेगेटिव होता है बच्चों वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो
और मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, जैसे कि मैं इधर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड में इस तरफ डायरेक्शन होगी, और दूसरा बंदा है वो भी 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, बट वो इस तरफ दौड़ रहा है। तो मैं इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से और एक इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, मतलब कि दो वेक्टर्स क्या है बच्चे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। ठीक है, नंबर 3, तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर है अपने पास में कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर बेटा वो होते हैं जो कि एक ही लाइन पे होते हैं, या दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स which are in same डायरेक्शन, उसको हम बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। एग्जांपल के तौर पे ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है यहाँ पे सी वेक्टर। तो ये सब कैसे वेक्टर बेटा, दे ऑल आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे, जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 1 और 2 अप्लाई कर दो ग्रुप के अंदर, क्या ये क्लियर है। तो बेटा ये 1, 2 और 3 कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, एक होता है बेटा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, उसको बोले को इनिशियल। जैसे मान लो ये वेक्टर यहाँ शुरू हुआ, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है सी वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, आप देखो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट। तो बेटा स्टार्ट पॉइंट तीनों वेक्टर का सेम है, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर और सी वेक्टर इधर। तो 3 वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम पॉइंट, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर हम लोग बोल देंगे। को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब हुआ कि सेम पॉइंट, वेक्टर जिनका पॉइंट क्या हो बच्चा, सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसको बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। को इनिशियल वेक्टर हो गया, इसके बाद में बेटा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उसकी बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ओके, नंबर 5, तो यूनिट वेक्टर वो होता है वेक्टर which points which gives the direction of a given vector, ठीक है, and its magnitude is unity। यूनिटी का मतलब 1। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल होगा बेटा कैप, ऐसे लिखते हैं कैप। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बोलता हूँ कि ये मेरा क्या होगा, ये वेलोसिटी है मेरी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए यूनिट वेक्टर बनाओ। मैं बोलता हूँ मेरी डायरेक्शन को पॉइंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर बनाओ। बड़ा यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन पॉइंटर है। डायरेक्शन जिस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो ए का यूनिट वेक्टर भी इस तरफ होगा। अगर ए वेक्टर इस तरफ है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इस तरफ होगा। अगर ये बी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर इस तरफ है तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी इस तरफ होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है उसी डायरेक्शन में गिवन वेक्टर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बनाया 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, तो बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या लिखोगे, बी कैप, और एक इधर होगा सामने की तरफ बी कैप। बी कैप का मतलब क्या हुआ, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेटा ये हुआ यूनिट वेक्टर, इसको अच्छे से रट लो। और यूनिट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेक्टर का फॉर्मूला होता है गिवन वेक्टर जो वेक्टर है
डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ऐसे ऐसे लिखना, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं v वेक्टर डिवाइड बाय सिंपली v। तो v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइड बाय v। और हम लोग इसको आपको ऐसा भी लिखने को बोल सकते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, v वेक्टर इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड और इनटू v कैप। ये हुआ v वेक्टर को कैसे लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू यूनिट वेक्टर v कैप। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं a वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो, a कैप की वैल्यू क्या होगी, तो a कैप विल बी इक्वल टू, अनदर एग्जांपल से बच्चों a कैप कैसे लिखोगे, a वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। b कैप कैसे लिखोगे, b वेक्टर बाय b का मैग्नीट्यूड। c वेक्टर कैसे लिखोगे, c कैप कैसे लिखोगे, c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड। ये सब लिखने का तरीका है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बताया मैंने आपको, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये b वेक्टर, मान लो a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो बेटा क्या होगा, a होगा सिंपली। लिखने का तरीका समझ लो, रट लो इसको। तो बेटा फॉर्मूला ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला मैंने बताया, इसको अच्छी तरह से रट लो। ओके, अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई v वेक्टर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट है, तो बेटा v कैप क्या होने वाला है, तो v कैप होगा v वेक्टर बाय v। तो v वेक्टर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है ना। v वेक्टर की वैल्यू क्या है, v वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। तो बेटा इसका डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे, खाली मैग्नीट्यूड में ये लिखोगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है ये। और ये क्या होती है, डायरेक्शन होती है, ये होती है डायरेक्शन। तो हमने डायरेक्शन को तो लिखना ही नहीं है ना, जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, समझ लेना अच्छे से। तो मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ईस्ट लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है। तो 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड भर गया, खत्म। तो v कैप क्या है, v कैप इज इक्वल टू ईस्ट, समझो। और ईस्ट क्या है, ईस्ट इज डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। रट लो इसको, देख लो v कैप की वैल्यू क्या आई है, ईस्ट आई है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 1 मल्टीप्लाई विद ईस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कट गया ना ऊपर नीचे। तो 1 ईस्ट आ गया। इसका मतलब ये ना कि यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। रिमेंबर इट, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, यानी कि v कैप मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, a कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, b कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, c कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। छाप लो, नोट कर लो अच्छे तरीके से, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज 1, रिमेंबर इट, भूलना नहीं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। तो ये बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। इसका चलो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको, रिकॉर्डिंग में दोबारा इसको देख लेना और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट हम ले नहीं पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा वेक्टर एडिशन की, कि वेक्टर जुड़ते कैसे हैं, हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स। देखो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है, लेट अस सी दिस। तो बेटा वेक्टर को जोड़ने के लिए मैंने आपको ट्रायंगल लॉ सिखाया है ना, ट्रायंगल लॉ, पैरालेलोग्राम लॉ की वीडियोस मैंने आपको भेजी थी। तो वेक्टर एडिशन, तो बेटा वेक्टर को कैसे ऐड करना होता है समझो। देखो इतना तो हमें समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो स्केलर्स होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर लाइक मास। अब स्केलर एडिशन कैसे करते हैं, स्केलर एडिशन, देखो स्केलर एडिशन कैसे होने वाला है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपकी बात है, एक मास है मास m1 इज इक्वल टू 1 kg, मास m2 इज इक्वल टू 2 kg, है ना। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास की वैल्यू क्या होने वाली है, ये होगा m1 प्लस m2, यानी कि टोटल मास कितना हो गया, 3 kg हो गया सिंपली।
तो हमने मास को ऐड कर दिया, बिकॉज मास स्केलर है तो हमने सिंपली ऐड कर दिया। बट वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास बहुत तामझाम करना पड़ेगा, हमें बहुत तामझाम करना पड़ता है, हमें प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से रूल है? ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ जो कि मैं आपको पहले करा चुका हूँ। मैं वीडियो भेज दूंगा, मैं यहाँ पे बताने वाला, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा, बाकी वीडियो के अंदर डिटेल में आपको मिलेगा। तो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे? मान लो वेक्टर इधर दिया हुआ ए वेक्टर और एक वेक्टर यहाँ दिया हुआ बी वेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पे केस 1 बताऊं मैं आपको, लीनियर एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, यदि कोलिनियर वेक्टर है तो उसकी एडिशन कैसे करोगे? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो अपने पास में नया वेक्टर बनेगा। ये बना नया वेक्टर, न्यू वेक्टर, ठीक है। और इसको मैं बोल रहा हूँ आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या है बेटा? आर वेक्टर इज बेसिकली नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए और बी की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो बेटा क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे। व्हाट इज आर हियर? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट वो होता है जो कि दो वेक्टर को जोड़ के बनता है, दोनों को जोड़ने के बाद में रिजल्टेंट बनता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर आ गया, ठीक है। और साथ में हमने डायरेक्शन वाइज इसको जोड़ा है, डायरेक्शन वाइज जोड़ा, यानी अगर इधर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और इधर भी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगी। सिंपली हमने इसको ऐड कर दिया। अगर मान लो ये तो एडिशन वाली कोलिनियर वेक्टर की, कोलिनियर का मतलब होता है जो कि सेम लाइन पे हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये 1 एग्जांपल और ये एग्जांपल नंबर 2। मान लो वेक्टर इधर दिया है ए वेक्टर और एक वेक्टर इधर दिया है आपको बी वेक्टर, ये ठीक है। ए वेक्टर सामने, बी वेक्टर पीछे। तो बेटा सामने को आप मानो पॉजिटिव, सामने को मानो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव ले लो इसको, ठीक है। और इसको आप ले लो बैकवर्ड वाले को ले लो नेगेटिव। भाई सामने पॉजिटिव तो बैकवर्ड नेगेटिव है ना। अगर इधर पॉजिटिव लेते हो तो ये नेगेटिव ले लो, मतलब एक को तुम पॉजिटिव लोगे एक को नेगेटिव लोगे, तो सामने वाला पॉजिटिव है और पीछे वाला नेगेटिव हो गया, मतलब कि ये प्लस ए हो गया और ये वाला माइनस हो गया। तो मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट बनाओ, मैं बोलता हूँ रिजल्टेंट बनाओ। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। बेटा याद रखना, वेक्टर को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, एक्चुअल में होता एडिशन ही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि ए में से बी को माइनस किया जा रहा है, बट असल में हुआ क्या है? असल में हुआ है कि ए वेक्टर में हमने बी नेगेटिव बी वेक्टर को जोड़ा है। असल में हमने किया गया है, हमने ए में बी को जोड़ा है, बट बी इज ऑपोजिट, इसलिए मैंने माइनस बी लिखा, बट इफेक्ट क्या है? ए माइनस बी का इफेक्ट है। तो असल में जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जो वेक्टर होती है बेटा, वो बेसिकली क्या होती है? एडिशन ही होती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है वेक्टर्स में। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स। समझो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स। लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स का एडिशन जो होता है उसे हम सब्ट्रैक्शन का नाम देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये वेक्टर को जोड़ने का तरीका हो गया। अगर वेक्टर अपने पास में लीनियर है, अब मान लो केस नंबर 2, इफ वेक्टर्स आर इंक्लाइंड, अगर वेक्टर क्या है? आपस में इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब होता है उनके बीच में कुछ एंगल है। जैसे वेक्टर ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, इंक्लाइंड है, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। भाई ए इधर है, बी इधर है, इनके बीच में कुछ एंगल है, आपने इनको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? तो आपके लिए फिर ये रूल नहीं चलेगा, फिर आपको यहाँ पे ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। तो जब भी हम इंक्लाइंड वेक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल लॉ क्या होता है।
ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होगा, देखो ध्यान से, जब हम दो इंक्लाइन वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो अपने पास दो लॉज आते हैं बेटा। ये आएगा, ये एडिशन ऑफ इंक्लाइन वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, ओके, और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर। तो मैं कहता हूं इन दोनों को ऐड करो, ए को और बी को ऐड करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ना एक पैरेललोग्राम बनाना है। एक क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। इस तरह से इमेजिन कर लो, ये इमेजिन करके हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब अगर पैरेललोग्राम बनाया तो बेटा इसमें दो लॉज होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और एक होता है ट्रायंगल लॉ, दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ में मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं पहले भी, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, पहले भी शेयर करिए, वो आपने देखा होगा। तो जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ वो होता है जिसके अंदर जब वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हो, जैसे कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी वेक्टर, दीज आर कोइनिशियल, ए एंड बी दे आर कोइनिशियल, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो बेटा इनका रिजल्टेंट ये बन जाता है, ये रिजल्टेंट आता है आर वेक्टर, डायगोनल। आर वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल जो हो गया वो आर वेक्टर हो गया। जो आर वेक्टर होगा इसकी वैल्यू आती है बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए और बी का सम जो होगा वो क्या होगा बेटा, आर वेक्टर होगा। आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। अब आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between a and b. Theta is angle between a and b vector, ठीक है। ये रहा a और b वेक्टर, ये a है और ये b वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। और दो वेक्टर में एंगल हम उस पॉइंट पे लेते हैं जहां पे वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये वेक्टर है a, ठीक है, और एक वेक्टर है b। देखो वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों इस पॉइंट से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। ये इधर और ये इधर, डाइवर्ज करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे ये डाइवर्जिंग होंगे। जहां वेक्टर डाइवर्ज करते हैं एंगल वहां पे थीटा लेते हैं। दो वेक्टर में एंगल वो लेते हैं जहां से वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर b हो गया, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द एंगल, और इनके बीच में मैंने आपको एंगल बोल दिया, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इनके बीच में एंगल बताओ, ए और बी के बीच में, तो बेटा ए और बी के बीच में एंगल थीटा नहीं है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, इसको आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ए होगी। भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन तो ये थी ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन सामने है, तो अभी ए वेक्टर आगे, बी वेक्टर ऊपर, तो अभी इनके बीच में ये एंगल बना, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो अभी ये एंगल होगा वेक्टर के बीच में, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है बच्चे, 180 माइनस थीटा है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। इट इज नॉट थीटा। बच्चे गलती कर बैठते हैं, एंगल थीटा लेते हैं। तो भाई आपने एंगल दो वेक्टर्स के बीच में वो वाला लेना है जहां से वेक्टर डाइवर्ज कर रहे हो, आपने वो एंगल लेना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ में ये रिजल्टेंट आया और ये इसका फॉर्मूला है, इसको रेड अप्रोच से दीजिए। और ट्रायंगल लॉ को हम बोलते हैं हेड टेल लॉ, दिस कॉल्ड हेड टेल लॉ। मतलब इसमें एक वेक्टर की हेड और टेल आपस में जुड़ती है। जैसे मान लो आपको वेक्टर ए दे दिया गया, ठीक है, अब ये वेक्टर दूसरा दे दिया गया बी वेक्टर। आप देखोगे तो ये क्या है बेटा, दिस इज हेड है ना, और यहाँ पे दूसरे वेक्टर का हेड ऑफ ए और यहाँ पे टेल ऑफ बी। तो हेड और टेल जुड़ रहे हैं आपस में, हेड ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी जुड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे दो वेक्टर जुड़ रहे हैं, अगर इनको जोड़ना है
तो बेटा जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट ये आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर मस्ट बी टेकन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और थर्ड वेक्टर ऑपोजिट, ठीक है, क्लियर है? वेक्टर ए, वेक्टर बी और थर्ड वेक्टर ऑपोजिट। देखना ये है कि यहाँ पे हेड और टेल जुड़ रहा है, हेड टेल, और यहाँ पे हेड और हेड, हेड ऑफ बी एंड हेड ऑफ आर। आर मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का हेड ये होगा, इसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑर्डर में। अगर एक वेक्टर ये चल रहा है, वेक्टर ये चला, वेक्टर ये चला, ठीक है, वेक्टर ये चला और फिर वेक्टर ये चला, इसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। देखो ये ए बी सी डी सबके हेड टेल देखो, ध्यान से देखो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल, सब जगह पे हेड टेल जुड़ रहा है, इसलिए इसको हेड टेल लॉग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो पहला वेक्टर था, स्टार्टिंग वाला वेक्टर, वहां से मैंने ये वेक्टर लिया और इसको मैंने ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया। ये वेक्टर के सेम ऑर्डर में चल रहे, देखो सेम ऑर्डर का मतलब हेड टेल ऑर्डर, हेड टेल, यहाँ पे हेड हो गया, यानी कि जो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर लिया आर वेक्टर कैसे निकलेगा? आर वेक्टर विल बी गिवन बाय द लास्ट वेक्टर, जो कि लास्ट वेक्टर के हेड को और पहले वेक्टर के टेल को जोड़ रहा हो। देखो ये हेड और ये टेल ये जुड़ रहे हैं आपस में, और ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया? रिवर्स ऑर्डर में है ना, रिवर्स ऑर्डर में है। तो ट्रायंगल लो ये ऐसे ये बनेगा, ये देखो हेड टेल, यहाँ पे टेल बनना चाहिए था, इसको ऐसे अगर लिखते ना, यहाँ पे हेड बनाते तो गड़बड़ है, तो यहाँ पे हेड ऊपर की तरफ होगा। तो ये ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट कैसे निकला? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट हुआ। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, इसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो। और इसके बाद पूरी वीडियो बच्ची मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है, ओके, नोट कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ की सारी डिस्क्रिप्शन, सारे न्यूमेरिकल्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको भेज दूंगा, एक बार जरूर देख लेना। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन क्या होती है उसको समझाता हूँ आपको। हाउ डू सब्ट्रैक्ट वेक्टर? आपने देखा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और वेक्टर में कैसे निकालेंगे? वेक्टर में होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। देखो अब अगला पॉइंट है बच्चे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, है ना? वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? देखो मान लो ये वेक्टर है आपके पास में, ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर। अब मैं आपको बोलता हूं कि फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो बेटा रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा? अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट आप निकालो, अब जैसे ये वेक्टर ए बी है, इस तरफ पॉजिटिव है, अब अगर मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाऊँ तो नेगेटिव वेक्टर ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। भाई पॉजिटिव वेक्टर ऊपर है तो बी वेक्टर नेगेटिव इधर नीचे होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है, और ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बन जाएगा,
ठीक है। तो बेटा मैं बोलता हूँ कि बड़ी थी, अब ये तुम्हारे पास में a प्लस माइनस बी आ गया, ठीक है, मतलब कि a माइनस बी आ गया। दिस इज व्हाट सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम a, b को a से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, असल में हो क्या रही है, असल में एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर रही है, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर की एडिशन ऐसे करते हैं भाई, b इधर है माइनस b इस तरफ है, तो मुझे ये बताओ r वेक्टर जो होगा, r वेक्टर क्या इधर नहीं आएगा, ये r वेक्टर होगा, ये बनेगा ना भाई। नेगेटिव वेक्टर के लिए r वेक्टर इधर ही बनेगा। अगर r इक्वल टू a प्लस b करते हैं, a प्लस b करते हैं तो r में भी यहाँ से निकलनी थी, ये बननी थी, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये r वेक्टर हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करता है इस तरह से, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, इससे पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो a वेक्टर इस तरफ है, ओके, और ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव b वेक्टर। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे निकलेगा भाई, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है आपको, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, है ना, ये बताया था आपको मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन हु, एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक। बट यहाँ के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ r कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r will be equal to r वेक्टर, तो सिंपली r स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, या तो लिखो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस b है ना, माइनस b है, तो मैं माइनस b का स्क्वायर मत करना, माइनस b का स्क्वायर मत करना। यहाँ पे ये a और b चीज आपकी साइड में पैरेललोग्राम, बेटा a और b देखो, यहाँ ध्यान से देखो, a और b चीज आपकी साइड में पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम का साइड है b और a इक्वल टू a b क्या है बेटा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड मतलब लेंथ, साइड मतलब साइड की लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ, हमने इसका रिजल्टेंट निकाला a माइनस b का, बेटा यहाँ पे a माइनस b का मतलब a और माइनस b, ये वाला, तो a और माइनस b के बीच एंगल कितना है, एंगल बिटवीन a एंड माइनस b। तो बेटा ये है तुम्हारा a वेक्टर, जरा a वेक्टर और ये माइनस b वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे cos थीटा की बजाय cos 180 माइनस थीटा लिखने वाला हूँ, cos 180 माइनस थीटा। तो ये क्या बनेगा, दिस विल कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आंसर है। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट रूल, जिन्होंने मैथ में किया होगा, क्वाड्रेंट रूल जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो उसको समझ लो, ठीक है, कुछ चीजें स्पेसिफिकली समझ लो। तो cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है बेटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। ऐसे ही sin 180 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, ये होगा sin थीटा, ठीक है। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और sin 180 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा। तो मैंने यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा को cos थीटा लिख दिया, इसको याद करो। और जिन्होंने मैथ में क्वाड्रेंट रूल पढ़ रखा हुआ है, वैलेंट रूल, और मैंने भी क्वाड्रेंट रूल बच्चे जो है वो बता रखा हुआ है, ठीक है, नोट करो। तो ये रिजल्टेंट आया बेटा नेगेटिव वेक्टर का। अगर हम नेगेटिव वेक्टर को a वेक्टर में जोड़ते हैं तो ये रिजल्टेंट आया। अब डायरेक्शन निकाल देंगे, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ r कैसे निकलेगी, थोड़ा डायरेक्शन ऑफ r के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम tan अल्फा निकाल देंगे, tan अल्फा निकाल देंगे। अब ये बच्चे है 180 माइनस थीटा, तुम्हारा 180 माइनस थीटा, तो मैं tan अल्फा निकालता हूँ। मैंने बोला ये एंगल अल्फा मान लो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर, है ना।
ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर के साथ में एंगल अल्फा बना रहा है कौन? आर वेक्टर। ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर ए के साथ में एंगल अल्फा बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका ये होता है बेटा, इट विल बी इक्वल tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको याद हो या पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एक बार जरूर देखना चाहिए, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें। आपको मैंने बताया था पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के अंदर, उस वीडियो के अंदर, तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और मैंने बोला था कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है जो कि आर ए के साथ बनाता है ट्रायंगल लॉ के अंदर, ठीक है। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाते थे, ये एंगल थीटा था, है ना। फिर ये हम बी साइन थीटा लिखते थे यहाँ पे, और ये लिखते थे बी कॉस थीटा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे tan अल्फा निकालते थे हम लोग। tan अल्फा क्या था? परपेंडिकुलर यानी बी साइन थीटा डिवाइड बाय बेस। बेस क्या था? a प्लस बी कॉस थीटा, ये लिखते थे हम लोग। और यही tan अल्फा यहाँ पर भी है, यही tan अल्फा यहाँ पर भी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? b साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना। क्योंकि भाई ये देख रहे हो ना, ये माइनस में है, माइनस b की बात कर रहे हो, तो माइनस b की डायरेक्शन 180 माइनस थीटा पे पीछे की तरफ है, प्लस b ऊपर माइनस b नीचे। तो हम बेटा a माइनस b देख रहे हैं, ना कि a प्लस b देख रहे हैं, यानी a प्लस माइनस ऑफ b, है ना, माइनस b को देख रहे हैं। तो ये नीचे वाला है, ठीक। यहाँ पे b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक बच्चे। ये डायरेक्शन ये बन गया तुम्हारे पास में tan अल्फा यानी डायरेक्शन ऑफ r। जब tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा से रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाया करेगी फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। इसको याद रखो, tan अल्फा से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पता लग जाती है, ठीक है बच्चों। tan अल्फा से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पता लग जाती है, ओके, क्लियर है? रिप्लाई कर देना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और देखते हैं कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ। देखो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, पहली प्रॉब्लम की बात करेंगे बेटा। पहली प्रॉब्लम ये है कि मान लो अ मैन is running in east with 2 meter per second, 2 meter per second, and takes sharp turn without take sharp turn towards north, ठीक है, towards north, and continue to go with 2 meter per second. Find change in velocity, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? तो बड़ा चेंज इन वेलोसिटी जो होती है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा v वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा v वेक्टर, और क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हां, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिखते हो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, vf माइनस vi, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा देख क्या कह रहा है, बंदा है ईस्ट में रन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, आओ ना, ये रहा ईस्ट, बंदा 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में रन कर रहा है। मैन की स्पीड ईस्ट में कितनी है?
2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको V1 बोल देता हूँ, V इनिशियल, ठीक है, V इनिशियल इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देन वी टेक शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में टर्न लेता है। नॉर्थ में टर्न लेने का मतलब हुआ ये नॉर्थ हो गया हमारा, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। भाई ईस्ट में बंदा जा रहा था इस तरह से, ये बंदे की डायरेक्शन है ईस्ट में, बंदा ये जा रहा था ईस्ट में, बंदा ईस्ट में जा रहा था, ठीक है, लेकिन उसने नॉर्थ में टर्न ले लिया। ईस्ट में जा रहा था, नॉर्थ में टर्न ले लिया, ठीक है, ईस्ट में जा रहा था, नॉर्थ में टर्न ले लिया। नॉर्थ में टर्न लेने का मतलब क्या है, 90 डिग्री में मुड़ गया, 90 डिग्री में मुड़ गया, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, सोल्यूशन बता रहा हूँ, हमें निकालना क्या है, डेल्टा भी निकालना। डेल्टा भी क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, है ना, ये होता है भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। लेकिन क्या मैं इसका ऐसे करता हूँ, मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन हम करते ही नहीं, सब्ट्रैक्शन बेसिकली हम नहीं करते, हम करते क्या है, नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में जोड़ देते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ ये इस सामने की तरफ पॉजिटिव है ईस्ट में, और इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में माइनस ये होगा, वी आई इज इक्वल टू क्या लगेगा, -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्स में मैंने क्या किया, इसको वी फाइनल प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। देखो वी आई प्लस माइनस वी आई, अल्टीमेटली बनना तो यही है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम सोच रहे हो क्या, 2 मीटर से चल रहा था, फिर 2 मीटर पे मुड़ गया, अब इनसे वो नॉर्थ में मुड़ गया, और फिर 2 मीटर पर सेकेंड में चलना शुरू कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, तो कुछ लोग बोलेंगे तो 2 - 2 0, बट गलत है, तो मैग्नीट्यूड पे लगे, डायरेक्शन कहाँ पे, भाई ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन है। तो बंदा इस तरफ जा रहा था ईस्ट में, अब उसने इस तरफ टर्न कर लिया, बंदा इस तरफ जा रहा था, नाउ ही हैज टर्न्ड दिस वे। इसका मतलब ये हुआ कि बंदे की डायरेक्शन तो बदली है। वेलोसिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड व्हाट यू कॉल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो रहा हो, बट द पर्सन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और जब पर्सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस वेलोसिटी में चेंज हो गया, और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगी, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, तो आप कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास में हो गया। अब भी इनिशियल इस तरह, भी फाइनल इस तरह है। अब तुम्हें मैंने नेगेटिव वेक्टर के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, याद आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा बी मतलब अगर मैं इसको रिजल्टेंट बोल दूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा बी जो कमाउट टू बी क्या आएगा, बी फाइनल स्क्वायर प्लस बी इनिशियल का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2ab cos थीटा, 2ab 2vi vf cos थीटा, cos कितना होगा, cos 90 डिग्री होगा। सोचो cos की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी ना, cos की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, समझ पा रहे हो, ये v फाइनल और यहाँ पे cos 90 डिग्री, y cos 90, क्योंकि बेटा ये हमारे पास में vf और ये है vi, इनके बीच में एंगल कितना, थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है भाई, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये पार्ट खत्म हो गया, इसका मतलब क्या बना, डेल्टा बी इक्वल टू बी vf स्क्वायर प्लस vi का स्क्वायर और बाद में अंदर ये आया vf प्लस vi स्क्वायर प्लस vf स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको निकाल सकते हो, बड़ा डेल्टा भी तुम्हारे पास क्या बना, इट कम्स आउट टू बी, ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है, मैग्नीट्यूड ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स, vf कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, कितना हो गया, 4 प्लस 4 यानी 8 हो गया, रूट 8 का मतलब हो गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई, 2 मीटर पर 2
डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब चेंज इन वेलोसिटी में निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए अब ये तुम्हारे पास में फाइनल वेलोसिटी थी vf है ना, ये इनिशियल है, डायरेक्शन किधर आएगी? vf और v इनिशियल का रिजल्टेंट किधर बनेगा? ये बनेगा, ये तुम्हारा डेल्टा v है, डेल्टा v वेक्टर। अब ये वैल्यू 2 है, ये भी वैल्यू 2 है, मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, है ना। सिंपल है, सिंपल है। अब मैंने क्या बोला? tan अल्फा निकालो, tan अल्फा। तो मान लो कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? ये रिजल्टेंट ने एंगल बनाया, अल्फा बनाया, किसके साथ? नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑन बेस निकालोगे, परपेंडिकुलर ऑन बेस यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? vf और बेस कितना है? बेस इज इक्वल टू, देखो यार, परपेंडिकुलर ऑन बेस, बेस इज इक्वल टू व्हाट? vi, ये vi माइनस बस है ना यहाँ पे। ये बोलो सर यहाँ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? vf के बराबर है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है? vf के बराबर, और बेस किसके बराबर है? vi के बराबर है। बेटा हमने खाली मैग्नीट्यूड लेना है, हमने साइन नहीं देखना। तो कितना हो गया? 2/2 कितना? 1 हो गया, और tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल दी, ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल दी, दिस इज थीटा, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है? ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक। दिस इज द कंसेप्ट, tan अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर बोलते, यहीं पे बोलते वो कि जो बंदा है वो 2 सेकंड का समय लगा रहा है इन टर्निंग, ठीक है। इसे मैं ऐड कर देता हूं, इफ पर्सन टेक्स 2 seconds in turning, then find his acceleration। तो कहता एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी की है? बोले वाले 2√2, और टाइम कितना है? 2। टाइम कितना है? 2। भाई टाइम कितना लगा उसको? 2 सेकंड लगे, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या है? √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन क्या आ गई, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना सिखा दिया, और चेंज इन और एक्सेलरेशन निकालना आपको सिखा दिया। ये हो गया बेटा एप्लीकेशन का, ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, तो क्या है आप देखते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चे आपके पास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा स्प्लिट करना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना, वेक्टर को तोड़ना। अब मान लो कि एक ब्लॉक है, यह एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने ये फोर्स लगाई, आपने क्या किया बेटा? ब्लॉक पे फोर्स लगाई, और ब्लॉक यहाँ टेबल पर रखा हुआ है, तो ब्लॉक है, ब्लॉक ऑन टेबल, ठीक है। आपने ब्लॉक पे फोर्स लगाई, ठीक। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और आपने जो फोर्स लगाई है वो थीटा एंगल पे लगाई है। अब इसमें बेटा 2 कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के, मतलब जो फोर्स है उसका कुछ पार्ट एक्स डायरेक्शन में है और कुछ पार्ट उसका वाई डायरेक्शन में लग रहा है। क्या इसी को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, मैंने बोला ये फोर्स लग रही है, ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस हो गई और ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस हो गई, और ये एंगल होगा थीटा। सेम चीज है, सेम चीज है। एक
एक ब्लॉक पे तुमने ऐसे फोर्स लगाई, ऐसे जब तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो तिरछा, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पे, बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगेंगी। एक फोर्स लगेगी एक्स में जिसको मैं एफ एक्स बोलूंगा, और एक फोर्स लगेगी वाई में जिसको मैं एफ वाई बोलूंगा। तो बेटा एफ एक्स एंड एफ वाई आर कॉल्ड components of F vector। फोर्स क्या वेक्टर है, ध्यान रखना, याद रखना, कंपोनेंट हमेशा वेक्टर के बनते हैं, स्केलर का कोई कंपोनेंट नहीं बनता, इसको याद रखना। स्केलर का कोई कंपोनेंट नहीं बनता, ठीक है, का कोई कंपोनेंट नहीं बनता, ठीक है बच्चे। आज मैंने कितने में लिखा, स्केलर का कोई कंपोनेंट नहीं बनता, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ स्केलर। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर में बनते हैं, कंपोनेंट हमेशा वेक्टर में बनते हैं। तो ये फोर्स वेक्टर है, इस वेक्टर का मैंने कंपोनेंट इधर बनाया एफ एक्स वेक्टर, और एक कंपोनेंट मैंने इधर बना दिया। इसका मतलब ये बनता है कि जो एफ वेक्टर होना चाहिए उसको मैं एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर लिख सकता हूँ। भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ के ही तो ये वेक्टर बनेगा पैरेललोग्राम लॉ से। भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ के ही नया वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। दो वेक्टर को जोड़ के ही तो तीसरा वेक्टर बनेगा। अगर मान लो ये वेक्टर यहाँ पे नहीं है, मान लो ये वेक्टर नहीं है, हमें ये दिया और ये दिया, तो मैं बोलता हूँ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनाओगे, तो सीधे रिजल्टेंट यही बनेगा ना, एफ वेक्टर। ऐसे भी फील कर सकते हो। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो बेटा ये जो एफ एक्स और एफ वाई है, एफ एक्स एंड एफ वाई, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are perpendicular to each other, and that's why we call it rectangular component, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हो। जैसे एफ एक्स और एफ वाई, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एफ एक्स एंड एफ वाई, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ। एफ एक्स एफ वाई, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एफ। अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसी चीज को ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम 1, ठीक है, डायग्राम 2, डायग्राम नंबर 2, और यहाँ पे डायग्राम नंबर 3, डायग्राम 3। देखो इसी चीज को, ये वेक्टर एफ, ठीक है, वाई और ये एक्स, ये एंगल थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बना दो, ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बना दिया, और एक परपेंडिकुलर आप यहाँ बना दो, ये। आपने एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया और एक परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर मैं छोटा ट्रायंगल दिखाऊं तुम्हें, छोटा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा, ये एफ, ठीक है, ओके। इसकी नेमिंग कर लेते हैं 0 O, दिस इज ए, एंड ये एफ है तुम्हारा, इसको बी बोल देते हैं, और ये पॉइंट है सी। तो ट्रायंगल ओ ए एंड बी, इस ट्रायंगल ओ ए बी में मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर यानी ए बी बाय हाइपोटेन्यूज एफ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, एफ के बराबर है। तो मैं बोलता हूँ ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा है, व्हिच इज इक्वल टू एफ एक्स। ये वैल्यू कितनी आई, एफ साइन थीटा, ये वैल्यू एफ साइन थीटा आई वैल्यू। और ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली है, ये बेस कंपोनेंट। बेटा बेस के लिए आप क्या करोगे, आप देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब OA अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, f, तो OA की वैल्यू क्या आई, f cos थीटा आ गई, यानी ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज व्हाट f cos थीटा, है ना। ये जो वैल्यू है ये ऐसे इस तरह से, ये वाली वैल्यू क्या है, f cos थीटा, है ना। ये O है और ये थीटा, ये एंगल थीटा। तो आप देखिए बेटा, थीटा
के नीचे थीटा के बगल वाला जो कंपोनेंट है वो हुआ f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा f sin थीटा होगा। यहाँ पे x नहीं y होगा, y दिस इज f y, क्योंकि ये वर्टिकल है ना f y, और ये होगा f x यानी दिस इज इक्वल टू व्हाट f ऑफ x cos थीटा। ठीक है, याद आ जाएगा। यानी कि ये अगर थीटा है, अगर ये थीटा है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा f x यानी f cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा f y यानी कि f sin थीटा। यानी वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल कराने जा रहा हूँ। आओ देखते हैं क्या होगा इसका। मान लो यहाँ पे एक वेक्टर दिया बेटा आपको, ये वेलोसिटी दे रखी है किसी बॉडी की और वो है 5 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल आपको दीजिएगा 30 डिग्री। अब मैं कहता हूँ कि इस वेलोसिटी के x में और y में कंपोनेंट पता करो। फाइंड कंपोनेंट कौन से रेक्टेंगुलर। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं, इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं? रेक्टेंगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम बनाए ऐसे तो बेटा ये रेक्टेंगल बन जाता है। डायग्राम बनाए तो क्या बन गया, एक तरह का रेक्टेंगल बन गया ना, क्या बन गया, एक तरह का ये रेक्टेंगल बन जाता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है। तो आपको पता है यार ये वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक इधर होगा vx कंपोनेंट और एक इधर होगा vy कंपोनेंट, है ना। तो बेटा vx कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी सिंपली v cos थीटा और vy क्या होगा बेटा v sin ऑफ थीटा, ये होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है, थीटा कितना 30 डिग्री है, कंपोनेंट क्या लिखोगे यहाँ पे v की वैल्यू 5 cos 30 और यहाँ पे 5 sin 30 डिग्री। तो बेटा 5 cos 30 कितना होता है, cos 30 इज √3/2 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू बनी। और ये वैल्यू कितनी होगी 5 1/2, sin 30 इज 1/2, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आ रही है। अब अगर मैं इसको बोलूं तो v = bx² + vy² + 2bx by cos 90 डिग्री, ये गलत तो नहीं होगा ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दो वेक्टर है, वेक्टर किधर है x में, वेक्टर इधर है y में dy। ठीक है, इस तरह से ये वेक्टर और एक दूसरे की, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, v होगा। तो अगर मैं आज यहाँ से करता हूँ ना तो vx की वैल्यू पुट करता और dy की वैल्यू पुट करता हूँ, तो बेटा ये v = vx² + vy² का अंडर रूट, तो ये तो खत्म हो जाना है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, सबको पता है, तो ये खत्म हो जाना है। अगर vx और vy को हम सॉल्व करते हैं, vx की वैल्यू ये पुट करता हूँ, vx की वैल्यू ये पुट करता हूँ और vy की वैल्यू ये पुट करता हूँ यहाँ पे, तो बेटा अल्टीमेटली जो v की वैल्यू आएगी वो वापस 5 आ जाएगी, v की वैल्यू वापस 5 आ जाएगी। करके देखो वैसे नहीं यकीन हो सकता, घर बैठे कर लेना। अगर vx की वैल्यू यहाँ पे 5 √3/2 पुट करते हो और यहाँ पे vy की वैल्यू 5/2 पुट करते हो, सॉल्व करोगे तो बेटा v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आएगी, ये वैल्यू। इसका मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड के दो टुकड़े हो गए, x में और y में। ये कंसेप्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या सिंपली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, वेक्टर को तोड़ना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ।